हमने डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर बनाना, लेआउट बनाना, प्रोडक्ट बनाना, ग्राफिक्स की तैयारी करना, लोगोस क्रिएट करना, ये सब चीज़ हमने देखे थे। उससे रिलेटेड टूल्स जो हमारे पास थे वो हमने देखे थे। आज का जो सेक्शन होगा वो ज़्यादातर हम लोग का डिस्कशन, यानी कुछ हम उस पे डिस्कशन करेंगे जो लास्ट में जनरली हम लोग करते हैं, कि प्रिंटिंग से रिलेटेड और कोरल से रिलेटेड जो कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको बताना ज़रूरी होता है कि आप जब मार्केट में जाएं। हालांकि आप ऑलरेडी मार्केट में हैं तो ज़रूरत नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो हैं जो डिस्कशन करते हैं ताकि एक्चुअल में प्रिंटिंग के लिए और उसके अलावा अगर आपको कोई प्रोडक्ट वर्क मिलता है तो उसके लिए आपकी फाइल के जो सेट ऑफ रूल्स या स्टैंडर्ड्स होते हैं वो क्या रखने हैं, ताकि हम आसानी से प्रिंटिंग और पब्लिशिंग के लिए या फिर कोई भी वर्क हम तैयार कर रहे हैं उसके लिए किस तरीके से हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। सो इस सेक्शन में जनरली हम लोग अभी तो फिलहाल हमारा एक ही पेज रहेगा इस डिस्कशन में, और इट्स पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग का सेक्शन है। और बेसिकली इसमें मैं थोड़ा सा टेक्निकल सॉफ्टवेयर्स का भी, जो हम कोरल का जो यूज़ होता है उसका एक सेक्शन डालेंगे, जिसका यूज़ आप करके जनरली जो मोबाइल ऐप्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, या किसी भी 3D इलेक्ट्रॉनिक या वेबसाइट के लिए, कोई भी चीज़ के लिए आप प्रोडक्ट का तैयार करते हैं तो आपका लेआउटिंग कैसा होना चाहिए और किस हिसाब से उसको बनाया जाता है, वो सेक्शन देखते हैं। सो सबसे पहले तो हम चलते हैं कि प्रिंटिंग के लिए जनरली जब भी कोई प्रोडक्ट वर्क बनाते हैं या लेआउट बनाते हैं तो उसके लिए हम एक छोटा सा लेआउट तैयार कर लेते हैं। लेट्स जस्ट से इफ इफ इट इज समथिंग दैट आई वांटेड टू प्रिंट, मैं इसको यहाँ पे सिंपल एक गटर लाइन क्रिएट कर देता हूँ। जैसे जनरली क्या होता है कि न्यूज़पेपर हो या कोई भी कॉमिक्स होती है, मैगजीन होती है, या कुछ भी ऐसा होता है, तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, एक लेआउट तैयार करते हैं कि इतने सेक्शन पे ये आएगा, उतने सेक्शन पे वो आएगा। तो उसकी लेआउटिंग करने के वक्त में जो बीच के गैप्स छूटते हैं उनको हम लोग बोलते हैं गटर, वो गटर लाइन कहलाती है। और ब्लीड जो होता है वो तो आपको पता ही है कि वो इसके आजू बाजू बनता है, तो ब्लीड सेक्शन होता है, गटर सेक्शन होता है। गटर में क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर जाती है वो प्रिंट नहीं होती, मतलब हम उसको माइनस कर देंगे, वो वहाँ पे नहीं रहेगा करके। अब लेट्स जस्ट से इफ आई हैड क्रिएटेड एनीथिंग, और इसके लिए मैं सिंपल कुछ इमेजेस पुट करूँगा वहाँ पे, और नथिंग शैबी, सिंपल कुछ भी आर्ट वर्क, एंड एडिट करके we'll put it over here. Again I'll take it inside, or तो ये ऑलमोस्ट उसके सिमिलर पे रखा हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा साइज कर देता हूँ और ये ऐसा डाल देता हूँ यहाँ पे, ताकि वो चॉप्ड सेम पोस्टर है बट डिफरेंट उस पे आया हुआ है। एंड इफ आई वांटेड टू प्रिंट दिस, तो प्रिंट के लिए तो हम डायरेक्ट कंट्रोल पी भी दबा सकते हैं, तो यहाँ पे प्रिंटिंग ऑप्शन आते हैं पूरे के पूरे, बिल्कुल बताने की मुझे ज़रूरत नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी इससे बहुत फैमिलियर हैं, राइट। सो इसमें कुछ
सिंपल सा है कि बस कलर प्रोफाइलिंग CMYK के होनी चाहिए, कितने नंबर ऑफ कॉपीज़ हैं। जनरली PDF फाइल मार्केट में बहुत ज़्यादा मांगी जाती है। हम लोग अवॉइड करते हैं JPEG देना, PNGs देना, हम उसके बजाय PDF देना पसंद करते हैं और या फिर डायरेक्ट CDR फाइल देते हैं। नॉर्मल कुछ फॉर्मेट्स हैं जो हर एक विंडोज़ के सिस्टम में ऑलरेडी अब अवेलेबल होते हैं, जैसे विंडोज़ का प्रिंटर होगा तो XPS डॉक्यूमेंट राइटर में ही प्रिंट करते हैं। कलर इंफॉर्मेशन CMYK हमेशा हमको रखना है, राइट। और बाकी और इसमें कलर प्रोफाइलिंग यानी कि ऑलरेडी अगर कुछ आप वर्क मान लीजिए, आपने जो वर्क इसमें डाला है वो आपने यूरोपियन कैमरास से लिया हुआ कुछ प्रिंट है जो आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपका एशियन यानी कि राइट, अगर एग्जैक्टली हमारा देश के हिसाब से डिफरेंस है तो उनके जो वर्क हमारे पास आते हैं, खासकर वो कैमरा से लिए हुए जो वर्क होते हैं, उनकी LUTs यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। तो अगर वो डायरेक्ट सेम कलर में हमको इधर पे प्रिंट करना है, या फिर उनका जैसे हम लोग जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज में तो वहाँ पे पाल यूज़ करते हैं, और PAL सॉफ्टवेयर ऑप्शन यूज़ करते हैं फॉर डिस्प्ले। और हमारा जैसे एशियन कंट्रीज जो हो जाती है, सदर्न एशिया जो हो जाती है, हम लोग NTSC यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही कई LUTs यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जापान का अपना चलेगा। तो डिपेंड करता है हमारी फाइल किससे, अगर हम इंटरनेशनल बेसिस पे जा रहे हैं तो वो करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो रहेगा वो ISO कोटेड V2EC रहता है, जो हमने यहाँ हम इसको बदलने की चेष्टा भी नहीं करते हैं। कंपोजिट में हमारे पास डॉक्यूमेंट ओवर प्रिंट्स है, और मैं इसको ज़्यादातर छेड़ता नहीं हूँ जनरली, कि बस ये क्वालिटी थोड़ी बहुत कभी चेंज करना हो तो फिर मैं इसको यूज़ करता हूँ। 150 इज़ बेटर, क्योंकि ये जितना ज़्यादा आगे जाएगी उतना फाइल बढ़ेगा, फाइल का साइज़ बढ़ेगा। कम करेंगे तो कम होगा, लेकिन थोड़ी से ब्लर आएंगे आउटपुट्स, तो इसलिए 150 200 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट अगर किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि हमें फाइल के KBs MBs में चाहिए हैं या कम उसमें चाहिए हैं, देन हम उसको यूज़ करते हैं, अदरवाइज इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं आता। लेआउटिंग, कैसा लेआउट करना है, हमको पेपर फिट में आना चाहिए, एज अ डॉक्यूमेंट देना है वैसा कुछ डालना है। पेजेस, सेटिंग फॉर पेजेस, साइज, सारा ऑप्शन, पूरा चीज़ यहाँ पे दिया रहता है, तो आसानी से हम कर सकते हैं। ब्लीड अगर देना है तो ब्लीड दे सकते हैं, तो वो अगर इसमें अप्लाइड होती तो वो डायरेक्ट भी आ जाएगी। प्रीपेस जो ऑप्शन होता है वो बेसिकली क्या बोलते, पेपर फिल्म सेटिंग्स, इन्वर्ट मिरर, मतलब अगर हम जो पेज यहाँ पे बनाए हुए हैं उसके लिए आपको किस तरीके से क्रिएट करना है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा बोलें कि कई पेजेस होते हैं जो हमें इन्वर्ट चाहिए होते हैं ताकि हम उसको यहाँ पे सीधा से लगा पाएँ, तो वैसे कुछ हैं, तो उसके लिए अगर इंफॉर्मेशन देनी है, मतलब ये मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एवरेज अप टू सब जगह काम आते हैं, लेकिन कुछ जगह अगर काम आते हैं तो हमारा जो प्रिंटर जो पर्सन होता है, जो प्रिंट करने वाला होता है, या फिर जो क्लाइंट होता है, वो बता देता है कि हमें प्री प्रेस में ये वैल्यू चाहिए होती है। अदर देन दैट पोस्ट स्क्रिप्ट्स जो हैं फॉन्ट के लिए ही यूज़ होंगे, पूरे कंप्रेशन के लिए। JPEG में तो नहीं रखेंगे कंप्रेशन, JPEG होगा तो क्वालिटी बढ़ानी है या कम करनी है उस हिसाब से, बाकी नन रखते हैं इसको। पोस्ट स्क्रिप्ट ठीक है। डाउनलोड फॉन्ट उसके लिए जाएगा। डिस्प्ले ऑन स्टार्ट, यानी PDF में पेज कौन से दिखाने हैं, शुरुआत में क्या क्या दिखाना है, हाइपरलिंक है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें डालनी हो तो उसके लिए लगेगा। इश्यूज एरर के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, इफ़ देर इज़ एनीथिंग, तो ये लॉग रिपोर्ट होता है, राइट। कोई इशू होगा तो वो यहाँ पे लॉग्ड हो जाएगा। प्रिंट करेंगे तो डेफिनेटली वो XPS फाइल को वहाँ पे रखेगा। जनरली प्रिंटर के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। बाकी डायरेक्ट सेलेक्ट करके, जनरली जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स की आदत होती है कि उसको सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट में जाके सेलेक्टेड ओनली सेट कर देते हैं, डायरेक्ट उसको यहाँ से PDF फॉर्मेट दे देते हैं ये वाला, और बस उनको और कुछ लगता ही नहीं है। बाकी वही सेटिंग्स हैं जो हमने अभी थोड़ी डिस्कस की, थोड़ी चेंजेस होंगी कि जिसमें अगर JPEG इन्वॉल्व है तो उसकी क्वालिटी कितनी रखनी है, हाइपर लिंक्स हैं कि नहीं है, ब्लीड लिमिट डालना है नहीं डालना है, और
डॉक्यूमेंट में कितने पेपर हैं, कितना कुछ है, वो पूरा वैसे ही। और एक्रोबैट होना ज़रूरी है सॉफ्टवेयर अगर आपको पीडीएफ बनाना है तो। जनरली आजकल तो एक्रोबैट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आता है। प्रीवियस प्रीवियस तो डाउनलोड करना पड़ता था अलग से, अब नहीं है वो इश्यूज। एंड देन जस्ट प्रेस ओके और आपको वो मिल जाएगा एज अ पीडीएफ फॉर्मेट। प्रोबेबली मैंने इसे डेस्कटॉप में डाल दिया होगा शायद, डेस्कटॉप सेमिनार के अंदर। और यहाँ पे सेमिनार और या तो वैसा आ जाएगा। डायरेक्ट प्रिंट भी हो सकता है, वी कैन यूज इट एज अ प्रिंट ऑप्शन। आफ्टर दैट अगर हम बात करें कि हमें कोई डिजिटल आउटपुट प्रोवाइड करना है, तो डिजिटल आउटपुट के लिए कभी भी आपको स्क्वायर के अलावा कुछ और ध्यान में नहीं होना चाहिए। अब डिजिटल आउटपुट क्या हो सकता है? अगर हम ऐसे ही प्रिंट वेबसाइट में डालें तो चल जाएगा, A4 साइज है वो डायरेक्ट A4 साइज के स्लॉट में चला जाएगा। लेकिन अगर मैं कोई ऐप के लिए कोई कंटेंट बना रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई लोगो तैयार किया या कोई बटन तैयार किया जो कि ऐप के ऊपर में अवेलेबल, मतलब हमें ऐसे रखना है, तो उसका डिज़ाइन जो है वो बने कैसे भी। लेट्स जस्ट से इफ आई ऐड सम ऑफ द डिज़ाइंस, एक इधर, एक इधर और एक इधर, राइट। एंड इसको हम इंटरसेक्शन में डाल देते हैं ताकि, अच्छा ओवरलैपिंग सिस्टम नहीं है उसमें, तो मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, या जिससे कुछ हिस्से अलग निकल जाएंगे। Select and we'll join it up. Again select and join this up. Something like this हमारे पास ये चीज़ है। अब इसको सेलेक्ट करेंगे और लेट्स जस्ट से अगर ये मुझे एज अ गेम ऐप डालना है या सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन के तौर पे मुझसे मांगा गया है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका सबसे पहले तो मेरा जो पेज है उसको मैं चेंज करूँगा। और यहाँ पे मैं इसको पिक्सल्स में ले लूँगा क्योंकि डिजिटल फॉर्मेट है। और इसको मैं सेट कर दूँगा अप्रोक्सीमेटली 1024 टैब 1024, ताकि मेरे पास एक स्क्वायर ऑप्शन आ जाए। दूसरा, हो सकता है मेरे पास ये एक सिंगल हो, या ये हो सकता है बहुत सारे आइकॉन्स हों जो मुझे बनाने हैं। तो अगर मेरे पास कोई दूसरे XYZ आइकॉन हैं यहाँ पे, लेट्स जस्ट से इफ आई एडिट दिस वन, और इन सबको सेलेक्ट करके इनको ज्वाइन कर देते हैं और आई जस्ट चेंज इट अप समथिंग लाइक दिस। अब इनको जब प्रेजेंट करना है या देना है, या किसी वेब डेवलपर को देने हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपर को देने हैं, तो इनको ग्रिड प्लेसमेंट करनी पड़ती है, ग्रिड में प्लेस करना पड़ता है। ग्रिड के लिए ग्रिड ऑन कर देंगे। और ग्रिड की सेटिंग्स जो है डिपेंड करता है कि अभी जैसे 1024 है, 1024 बाय 1024 का एक स्क्वायर बना है, मुझे इसे डिवाइड करना है लाइक 100 क्रॉस 100 में। यानी मेरा जो फ़ोन है, फ़ोन की स्क्रीन हार्डली जो दिखाता है, मतलब जो साइज स्क्रीन होता है वो 1100 बटे समथिंग होता है। तो अगर वो 1100 की 1158 कुछ ऐसा साइज होता है, तो अगर उतने साइज की स्क्रीन पे मैं अपना लोगो आइकॉन देखूं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे हाफ इंच से बड़ा नज़र नहीं आएगा। तो उसका पिक्सल में साइज जो मिलेगा हमें वो ऑलमोस्ट होता है 64 बाय 64, या फिर थोड़ा अगर ज़्यादा हाईली डिस्प्लेड है तो वो आएगा 128 क्रॉस 128। तो उसमें इसको ग्रिड प्लेस करना होता है। तो ग्रिड प्लेस करने के लिए हमारे पास वही ऑप्शंस में जाएंगे एंड वी गोना सी कि हमारी जो ग्रिड लाइंस हैं वो कहाँ पे हमको मिलती हैं। लेट्स सी, इट्स डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के अंदर ग्रिड, हॉरिजॉन्टल 20, वर्टिकल 20, पिक्सल्स अपार्ट लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको 128 क्रॉस 128 कर देता हूँ, राइट, तो ये वाले जो हैं साइज 128 होने चाहिए। और वो गायब हो गया है। लेट्स सी, snap to grid show is grid lines, and now it will be shown in there. Now
अब इनकी प्लेसमेंट जो होगी वो ऐसी होगी कि आपको ये एक एक बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करना है। और ऑप्टिमाइज वे क्या होता है, जनरली जब इसको प्रोवाइड करते हैं तो सेंटर पे रखना ज़रूरी नहीं है। ऑप्टिमाइज वे वो नहीं होगा, ऑप्टिमाइज्ड वे ये होगा, इसमें एक स्नैपिंग भी ऑन है शायद, लेट मी जस्ट या डॉक्यूमेंट ग्रिड ऑफ कर देता हूँ, वरना वो क्या है बार बार स्नैप होता रहेगा। तो शिफ्ट कंट्रोल दबा के अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये एक निर्धारित समय पे या एक निर्धारित डायरेक्शन पे स्नैप होगा। हमें केवल सिंपली इसको बढ़ाना है, ड्रैग करना है और बिल्कुल पिक्सल परफेक्ट रखना है हमको इसके अंदर, क्योंकि ये जितना ज़्यादा एरिया हम, जैसे ये ओवरलैप हो गया, सो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इसको थोड़ा सा कम कर देंगे। हाँ, मतलब ओवरलैप नहीं होना चाहिए या बाहर नहीं जाना चाहिए। रीज़न क्या है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है जब आप किसी भी ऐप डेवलपमेंट में या किसी में जाते हैं और आप उसको इन आइकॉन शीट्स को आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे हमारा फ़ोन इटसेल्फ में अगर हम आइकॉन देखते हैं, जैसे ये आइकॉन्स हैं, ये ग्रिड अप्लाइड है सारे के सारे। अब क्या होता है, अगर आपने ये जो पैनल बनाया हुआ है ये इसके ग्रिड से थोड़ा बड़ा, पिक्सल भी बड़ा हुआ, तो वो कट भी होगा, प्लस इसके साथ वो ना ये मेमोरी भी खींच लेगा, तो गैप ऑफसेट भी होगा, यहाँ भी खराब होगा और ये भी खराब हो जाएगा। इसके कारण से उसको बिल्कुल एक्यूरेटली वहाँ फिक्स करना पड़ता है। अब आप जैसे इसमें करेंगे और यहाँ से मैंने लेट जस्ट से कि ये बनाया और बिल्कुल मैंने इसको ऐसा कर दिया हल्का सा बाहर, तो अब ऐसे में क्या होगा, जब मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ तो मुझे ये भी लाइन दिखने लगेगी और ये एक एब्रप्शन होता है। दूसरा, आप जब इसको बीच में रखते हैं तो ये ऑप्टिमाइज्ड एरिया नहीं है, मतलब यहाँ पे मेमोरी जो है वो जा रही है बेफिजूल की, तो राइट, तो उसको यूज़ करने के लिए फिर वो बिल्कुल एक्यूरेट वहाँ पे फिक्स करवाते हैं। मान लीजिए आपका डिज़ाइन जो है वो हो सकता है कि वो बड़ा हो, यानी कि केवल एक ग्रिड के बीच में आने वाला ना हो सकता है उसका साइज जो है वो बड़ा है, तो बड़े साइज के लिए फिर आपको दो ऑप्टिमाइज ग्रिड को एक बनाना पड़ता है, राइट। और इससे भी बड़ा अगर कोई साइज है या फनी एंगल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एल शेप है, और इस पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं हम एंड राइट, एल शेप कोई चीज़ है, तो ये दो में आने में तो मुश्किल जाएगा, क्योंकि अगर आप दो में डालेंगे तो वो बिल्कुल अपना शेप डिफॉर्म कर देगा, लेकिन आपको एल शेप डालना है, तो देन आप इसको तीन में ना करके चार में करेंगे, सेम वैसे ही बढ़ता जाएगा ये पूरा, तो जितना हो सके फिर वो सेंटर में आ जाएगा और प्लेसमेंट जो है वो इस तरीके की होगी। ये जनरली हम लोग कोरल ड्रॉ का यूज़ जब एप्स वगैरह डेवलपमेंट में करते हैं तो आइकॉन प्लेसमेंट के लिए ऐसे यूज़ करते हैं उसको। यही शीट डायरेक्ट पीएनजी फॉर्मेट या फिर अगर आप थोड़े हाई फॉर्मेट में देना चाहते हैं तो टिफ यानी टीआईएफएफ फॉर्मेट या टारगा टीजीए फॉर्मेट उसमें दे सकते हैं। और अगर सबसे बड़ा फॉर्मेट जो होता है प्रेजेंट करने का वो होता है ई एक्स आर फॉर्मेट, तो डॉट ई एक्स आर फॉर्मेट में आप देंगे। इमेज फॉर्मेट है, इनमें क्या होता है ये लेयरिंग होती है, जो बाय डिफॉल्ट जेपीईजी निकालते हैं वो होती है आरजीबी लेयर, उसमें रेड ग्रीन ब्लू ही चैनल होता है। जब आप पीएनजी निकालते हैं उसके अंदर आरजीबी प्लस ए यानी कि अल्फा चैनल उसके अंदर होता है, इसका मतलब उसको ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है। जब आप इससे बड़ा निकालते हैं जैसे डॉट टीजीए फॉर्मेट टारगा या फिर डॉट टीआईएफएफ फॉर्मेट, जब इनमें निकालते हैं तो इनके अंदर आर जी बी ए भी रहता है प्लस उसके साथ आर जी बी ए प्लस एल भी रहता है, विच इज लूमा, यानी लूमा चैनल भी आता है। इसका मतलब वो उससे बड़ा रेजोल्यूशन होता है, यानी ये लेयर्ड इमेजेस होती हैं जिनके अंदर इंफॉर्मेशन सेव होती है। तो लूमा फॉर्मेट जो होता है वो ग्रे स्केल होता है, यानी अब अल्फा की जगह आप ग्रे स्केल भी यूज कर सकते हैं। इससे बड़े बड़े जो सबसे बड़ा फॉर्मेट होता है ई एक्स आर, उसके अंदर 29 लेयर्स आती हैं, उसके अंदर सब तरीके की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। बाय बाय, ठीक है, या
सो 29 फॉर्म ऑफ लेयर्स मिल के एक EXR फॉर्मेट बनता है। ये फॉर्मेट इधर के लिए तो नहीं यूज़ हो सकता क्योंकि वो बहुत डायनेमिक रेंज का होता है, तो हम उसको यूज़ जनरली VFX इंडस्ट्रीज वगैरह में करते हैं। तो उसमें जो इमेज जाती है उसमें लिटरली हम एक पिक्सल को कितने भी कलर में चेंज कर सकते हैं। उसका रेंज बहुत अधिक होता है। जैसे अगर हम बिट्स की बात करें तो जनरली कोरल ड्रॉ के जो जनरेटेड ग्राफिक होते हैं वो 8 बिट से हम 16 या 16 से 32 कर सकते हैं, लेकिन जो EXR फॉर्मेट के बिट ग्राफिक्स होते हैं वो 48 बिट से शुरू होता है और जाता है 128 टू 56 बिट तक। तो जो कलर रेंज उसके अंदर मिलती है वो ट्रिलियंस में पहुंच जाती है। तो हम उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में काम कर सकते हैं कंपैरेटिवली प्रिंटिंग के जो वर्क होते हैं। हालांकि वो EXR में कोरल आई एम EXR में मुझे देखना पड़ेगा कि EXR का हाँ, मैं ये फॉर्मेट जो है वो जनरली सब राइट, इसके लिए एक प्लगइन आएगी। यहाँ तो नहीं है ये EXR फॉर्मेट, यहाँ पे जो एवरेज फॉर्मेट्स हैं, XPM जो है वो हमारा प्रिंटिंग के लिए जो यूज़ होता है उसमें भी जाता है। कोरल का वर्ड परफेक्ट है। टाइप के लिए रिच टेक्स्ट फॉर्मेट वगैरह अलग से दिए हुए हैं इसके अंदर, RTF वगैरह। फोटोशॉप के लिए भी दिया है, PNG भी दिया है, और मैकिनतोश के पीसीस के लिए अलग दिया है, TGA दिया है, टारगा निकाल सकते हैं, और TIFF भी दिया है विच इज़ TIFF बिटमैप। ट्रू टाइप फॉन्ट यानी खुद का फॉन्ट अगर बनाना हो तो उसके लिए भी दिया हुआ है। पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर के लिए दिया है, और ये सॉफ्टवेयर्स वाले हैं ये पूरे। DWG ऑटोकैड की फाइल होती है। नाउ ओपन EXR करके एक प्लगइन आती है जिससे आप EXR फॉर्म निकाल सकते हैं, तब EXR आएगा। बाय डिफॉल्ट इसमें नहीं देता है। और ये फॉर्मेट जनरली क्या होता है इस वर्कफ्लो में तो शायद यूज़ ना हो, क्योंकि इतना रेंज पे हम काम नहीं करते। ये हायर फॉर्मेट जो 3D का जो काम होता है आपका, जैसे मैक्स आप अगर आप अपडेट कर रहे हैं तो मैक्स जो होता है वो EXR फॉर्मेट में निकाल सकता है, वो इनबिल्ट है, वो निकाल सकता है। तो उसमें आप इतने रेंज पे आराम से कलर्स निकाल सकते हैं जिस रेंज पे हम लोग इमेजेस देख भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो स्क्रीन है उसका रेजोल्यूशन 300 से ऊपर जाता नहीं है, और EXR जो है वो बहुत बड़े रेजोल्यूशन पे काम करता है। तो 14,000 15,000 रेजोल्यूशन की इमेजेस भी दिखाता है। तो स्पेसिफिक उसके लिए अलग से एक सॉफ्टवेयर लगता है उसके लिए कि देखने के लिए, वो चीज़ के लिए 3ds Max डिस्प्ले करता है। और आपके एडवांस सॉफ्टवेयर जैसे न्यूक हो गया, आपका आफ्टर इफेक्ट हो गया, न्यूक हो गया, ये इसको डिस्प्ले करते हैं। फोटोशॉप के अंदर आप इसको ओपन कर सकते हैं, लेकिन फोटोशॉप में कई फीचर्स वो बंद कर देता है क्योंकि वो उतना फोटोशॉप, हाँ, उसको बस वो डिस्प्ले पर करा देता है कि ठीक है EXR देख सकते हैं आप, लेकिन EXR के बहुत डिटेल्ड फाइल्स होती हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक वर्क के लिए आपको ग्रिड पे काम करना पड़ेगा। आपका प्रिंटिंग का काम जितना रहेगा वो पूरा उसके लिए रहेगा। प्रिंट का ऑप्शन भी हमने देख लिया और हमारा ये ऑप्शन भी देख लिया। सेम चीज़ आपका वेबसाइट्स के लिए लगता है, तो वेबसाइट्स के लिए ग्रिड पे ही काम करते हैं। बस अंतर ये होता है कि कुछ स्टैंडर्ड ग्रिड वो होते हैं, रेजोल्यूशन होते हैं जो वेबसाइट में यूज़ होते हैं। इनमें से एक जो होता है वो होता है आपका, मैंने जैसे बिलबोर्ड बैनर सुना होगा आपने वेबसाइट में। तो बिलबोर्ड बैनर के जो साइज होते हैं इसमें जब बनाते हैं, जब हम वेबसाइट्स का जनरल कोई वर्क बनाते हैं तो हम उसको स्केलेबल फॉर्मेट में बनाते हैं। स्केलेबल फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि हम इमेज में जो भी कुछ बना रहे हैं, लेट जस्ट से फॉर एग्जांपल लेट मी इनपुट एन इमेज फॉर अ वेबसाइट, और मैं उसको ऐसे ही डाल देता हूँ, लेट जस्ट से दिस अ बिलबोर्ड। अब बिलबोर्ड का जो एवरेज स्टैंडर्ड साइज है वो अगर आप वेबसाइट में देखेंगे तो वेबसाइट का जो साइज होता है वो सबसे बड़ा साइज होता है 1920 बाई 1080 पे चलता है, जो अभी हमारी स्क्रीन पे है। ये 1920 बाई 1080p इसका फॉर्मेट है। लेकिन अगर आप 1920 बाई 1080 पे बनाएंगे तो ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन, आप मतलब बहुत बड़ा साइज ले लेगी एक वेबसाइट के लिए। तो अगर आप वेबसाइट को उसको डाउनलोड करेंगे, मतलब जब हम लोग डिस्प्ले कराते हैं इंटरनेट से डाउनलोड होगा, तो वेबसाइट जो है वो थोड़ा सा टाइम ले लेगी चालू होने में।
तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम बनाते छोटे में हैं और प्रोजेक्ट हो रहा होता है बड़े में। तो ऐसी सिचुएशन में हम जो इमेजेस लेते हैं वो रीस्केलेबल होना चाहिए। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और गूगल पे टाइप इन करूँ वेबसाइट बैनर्स स्टैंडर्ड, सबसे ज़्यादा बैनर्स लगते हैं वेबसाइट में, तो स्काई स्क्रैपर हो गए, ये सब बैनर्स लगते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे जैसे बिलबोर्ड बैनर होगा इधर पे तो दिख जाएगा, पॉप अंडर दिखा रहा है, लार्ज रेक्टेंगल दिखा रहा है, ये सब साइजेस हैं उसके। इन साइजेस को बनाया किस रेशियो में जाता है, जैसे 300 बाय 100, राइट। तो ये 300 बाय 100 पे अगर आपने कोई चीज़ बनाई है तो इसका रेशियो स्केल 3:1 वहाँ पे मेंशन करना होता है वेबसाइट में, राइट। तो इसमें क्या होता है कि जब आप वेबसाइट में जाके कोड करते हैं, बिल्ड करते हैं उसको, तो उसमें क्या होता है कि आप बताते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो साइज़ है वो 760 है, तो मैं इसको 750 कर देता हूँ और 300 कर देता हूँ। अब ये तो साइज़ हो गया, लेकिन जब आप इसको बना रहे होते हैं और आप इसका स्केलेबल तैयार करते हैं तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि अगर 3 का 4 हो, अगर 300 का साइज, वैसे 3 का 4 नहीं हो सकता, 3 का 600 हो सकता है, डबल जस्ट होगा। तो अगर 600 हो तो 750 का ये होना चाहिए। तो वो वैल्यू हमें यहाँ पे रेशियो वाइज बतानी पड़ती है। जनरली ये चीज़ आप मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हैं, कैलकुलेट करके भी दिखा सकते हैं कि इसका सबसे लीस्ट डिनोमिनेशन क्या आएगा, कि 3:1 है या 1:2 है, या जैसे भी आपको देना, तो आप वो बताना पड़ता है जनरली जब वेबसाइट डेवलप करते हैं। तो जब वो वहाँ जाएगा तो वो क्या करेंगे, एक कंडीशन अप्लाई करते हैं वो वहाँ पे। वो ये अप्लाई करेंगे कंडीशन कि अगर ये मोबाइल रेजोल्यूशन पे या इसके ओरिजिनल रेजोल्यूशन पे ओपन होता है और मेरी स्क्रीन या वेबसाइट का जो ब्राउज़र है उसका साइज़ अगर इसके साइज़ से छोटा हुआ, देन ये जो है ये फिल पे आ जाएगा। फिल का मतलब होता है ये पूरा कंप्लीट ले लेगा। अगर वो बड़ा हुआ देन ये स्ट्रेच लेगा, तो स्ट्रेच कितना लेगा, तो देन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट उसको फिल में डाल देते हैं तो ये पूरा तो ले लेगा लेकिन पिक्सेलेट हो जाएगा। इसके कारण से हमको इसका वो मेंशन करना पड़ता है, और किस टाइप के आप डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं डिपेंड करता है आप उसके ऊपर में कैसे बनाएंगे। तो ये एकदम कंप्लीट डिफरेंट साइकी हो जाती है जब हम लोग वेबसाइट के लिए काम कर रहे होते हैं। एक चीज़ और है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ लाइक मोशन ग्राफिक के लिए अगर कोई कंटेंट तैयार होता है, खासकर जो यूआई और आपका वेबसाइट के लिए होता है। एडवर्टाइजिंग मोशन ग्राफिक्स के लिए तो सीधा है, बना के पीएनजी निकालना है, या फिर आप एसवीजी भी दे सकते हैं ताकि वो वहाँ जाके क्वालिटी लूज ना हो, वो हम कर सकते हैं, डायरेक्ट बना के हम दे दिया। लेकिन जब आप यू आई के लिए, यू एक्स के लिए कोई चीज़ बना रहे होते हैं और इसके लिए कोई चीज़ बना रहे होते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसा ग्राफिक जो कि एनिमेट हो, तब आपको लेयर पे काम करने की ज़रूरत पड़ती है। यानी फॉर एग्जांपल लेट जैसे मैं एक वो बना रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लोडिंग स्क्रीन बना रहा हूँ, यानी मुझे लोडिंग स्क्रीन बनाने का काम मिला है। तो मैं ऐसा लोडिंग स्क्रीन बना रहा हूँ जिससे यूट्यूब में आपने देखा होगा एक लोडिंग स्क्रीन आती है, विच इज़ जब भी यूट्यूब का वीडियो आप ऑन करते हो तो वो ऐसा डॉट 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 उसमें आता है। उसी टाइप के फॉर्मेट में मैं बना रहा हूँ, बस थोड़ा सा इसको मैं इंटरेक्टिबल बना रहा हूँ। तो इंटरेक्टिबल बनाने के लिए मैं इसको एक बेस दे दे रहा हूँ। आई विल गिव दिस कलर ओवर हियर एंड आई विल put a simple color over it, very simple, just have to give it bit dark or set outline color to none. Again I'll do this, or I'll do what, मैं दो कॉपी ले लेता हूँ इतना, and select both of this and I'll subtract any one, और इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ।
I'll select both of it, go to object and I'll align and distribute by center horizontally and vertical horizontally. दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं और प्रोबेबली ये यहाँ तक बॉटम में चला जाएगा। अलाइनमेंट के लिए दोनों को सेलेक्ट करके मैं अलाइन बॉटम और अलाइन सेंटर पर एक दूसरे के आपस में अलाइन करना है करके, तो अलाइन टॉप बॉटम हो गया और सेंटर वर्टिकली आई थिंक दोनों का एक बीच में आ जाए, जो ये, तो दोनों एक साथ बीच में भी आ गए, ये आ गया। अब लेट जस्ट से मुझे लोड के लिए स्क्रीन देनी है, यानी ऐसा चीज़ जिससे पता चले कि ये लोडिंग हो रही है। तो मैं यहाँ पे केवल एक सिंपल सा सर्कल ही ले रहा हूँ एंड आई विल गिव इट अ ग्रे कलर। आई विल सेलेक्ट दिस आउटलाइन कलर और इसको मैं यहाँ रख देता हूँ जैसे इधर, और सेंटर को इधर पे या कहीं पे भी जिस जिस पॉइंट पे भी हमें लग रहा है कि हम यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे। मतलब जो रोटेशन तो खैर आपको पता ही है कि ये रोटेट हो रहा है। मैं मात्र क्या करूँगा, इसको ऐसे करके 3 बना लिए मैंने, ये ग्रुप हो जाएंगे और इनका जो ग्रुप वो है क्या बोलते हैं ओरिएंटेशन है, वो यहाँ हो जाएगा, बीच का पॉइंट आ जाएगा, राइट। और इसको मैं बीच में कर दूंगा इस तरीके से। अब मेरे पास ये चीज़ तो आ गई जो कि लेयर्ड वाइज रहेगी, तो मैं इन लेयर्स को ग्रिड में ले जाके प्लेस करके 3 अलग अलग एसेट में उनको दूंगा पीएनजी में, जो कि वो वहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर पे लेयर वाइज रखेंगे। फिर वो वहाँ पे यही चीज़ कर सकेंगे जो हम कर रहे हैं, ये चीज़ वो वहाँ पे भी कर सकेंगे। इसमें इनको क्या लगेगा, ये इंटरेक्टेबल यूएक्स हो जाता है, यानी कि ये चीज़ कोड पे डाल दी जाती है कि लेट जैसे कि अगर मैं जो फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ वो मेरा एस्टिमेटेड 5 मिनट बता रहा है, तो ये 5 मिनट अपने आप अपडेट हो जाए और ये रोटेट करता रहे 5 मिनट तक। अगर 5 मिनट से ज़्यादा होता है तो वो डायनेमिकली एडजस्ट होता रहे, और जैसे ही वो 100% कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम उसको गायब कर देते हैं, वैसा कर सकते हैं। तो ये इंटरेक्टेबल हो जाता है। लेट जस्ट से कि आपका जो प्रोग्रामर है वो वैसा इंटरेक्टिबिलिटी नहीं दे सकता। जनरली गेम डेवलपर्स जो होते हैं जिनको सोचा जाता है प्रोग्रामिंग्स में बहुत तेज़ होंगे, वो उतने भी तेज़ नहीं होते, तो उनको क्या होता है कि हम उनके लिए ऐसा ग्राफिक तैयार करते हैं जिनमें उनको इंटरेक्टिबिलिटी ना देनी हो। वो ये तो फिगर आउट कर सकते हैं कि फ़ाइल लोड हो रही है, और फाइल लोड हो रही है तो कितने टाइम पे, तो उनको पता चल जाता है लेट जैसे मेरा गेम जो है वो लोड हो रहा है मेरे फ़ोन पे इस स्पेक्स में, ये ले रहा है लेट जैसे 1 मिनट या 30 सेकेंड्स जितना भी ले रहा है, तो 30 सेकेंड से ज़्यादा का मैं लोडिंग टाइम डाल दूंगा कि एवरेज मतलब गिरी से गिरी हालत में, गिरी से गिरी स्पेक्स में ये 1.5 मिनट ले रहा है या 2 मिनट ले रहा है, तो उससे सेट हो जाएगा कि ये एनिमेट हो। अब इसका एनिमेशन अगर गेम के अंदर दूंगा तो गेम बैठेगा, मतलब उसका रैम खर्चा होगा, तो मैं उसको ऐसा कर दूं कि केवल इमेज दिखाए बस एनिमेटेड, तो फिर एनिमेशन मुझे क्रिएट करना होगा फ्रेम बाय फ्रेम। मैं क्या करूंगा, इस पूरे 3 ऑब्जेक्ट के मैं 3 ग्रिड में या 4 ग्रिड में या 10 ग्रिड में, डिपेंड कितना फ्लुएंट बनाना है, सेलेक्ट कर लूँगा। और मेरा जो ये सेक्शन है इसको सेलेक्ट करूँगा और ये पहला फ्रेम होगा, ये दूसरा सेक्शन है, ये हो जाएगा आपका दूसरा फ्रेम, और ये तीसरा सेक्शन है, ये हो जाएगा तीसरा फ्रेम। ऐसे ही एक हो जाएगा चौथा, एक हो जाएगा पांचवा। अब ये तीनों चीज़ें इंडिविजुअली बाहर निकाल ली रहेंगी, राइट। फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट सेलेक्ट दिस एंड आई विल गो फाइल एक्सपोर्ट और डेस्कटॉप, और यहाँ पे मैं एक एनिमेशन नाम से एक फ़ाइल दे देता हूँ, इसको मैं पीएनजी में ही
01 एक्सपोर्ट, ऐसे ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स सेलेक्ट दिस वन, फाइल एक्सपोर्ट 02 एंड PNG नेटवर्क है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, इसको भी ओके। एंड दिस फाइल एक्सपोर्ट, दिस विल बी 03, राइट, और एक्सपोर्ट कर देते हैं। नाउ अगर हम इसको प्ले करें तो लेट मी जस्ट ओपन दिस आफ्टर इफेक्ट, क्योंकि इसको प्ले करने के लिए, एनिमेशन जैसा प्ले करने के लिए हमें कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर लगेगा फोटोग्राफ्स को जो डायरेक्ट वीडियो में कन्वर्ट कर सके। अदरवाइज़ नहीं तो हम उसको ले जाते GIF जिफी में ले जाके इमेज डाल दें तो जिफ बना दें। लेकिन ये जो इमेज है ये बाय टाइम कोड के अंदर, यानी अगर एप्लीकेशन होता या वो होता, क्या बोलते हैं, आपका वेबसाइट होती, तो मैं इसका वीडियो नहीं बना रहा होता, मैं इसकी सीधी इमेज जो हमने 1 2 3 निकाली है निकाल के उसको दे देता, वो वहाँ पे इसका एनिमेशन कोड करता कि मैं इतने सेकंड पे 1 फ्रेम दिखाए, इतने सेकंड पे 2 दिखाए, इतने सेकंड पे 3 फ्रेम दिखाए, या हर एक 3 फ्रेम का हमने अरे लिया हुआ है, वो तीनों अरे जो है, मतलब उसमें जो पर्टिकुलर इमेज है वो 2 2 सेकंड या 0.2 सेकंड के लिए दिखाए, right? And we'll import this in a new composition from footage desktop, and यहाँ पे हमारे पास एनिमेशन, रेफ एनिमेशन, एंड एक को सेलेक्ट करें PNG सीक्वेंस इंपोर्ट, तो वो पूरा वीडियो बना देता। अब जब मैं इसको प्ले करूँगा तो इट विल बी लाइक दिस, क्योंकि 3 ही फ्रेम है और उसको प्ले कर रहा है तो वो काफ़ी तेज़ प्लेबैक हो रहा है, तो वो उसका एनिमेशन वहाँ दिखता रहेगा। वहीं अगर धीरे धीरे प्ले करेगा तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, राइट। सो ये नॉर्मली ऐसे एनिमेशंस अलग अलग शीट में बना के भेजे जाते हैं। ये पूरी कंप्लीट एक शीट बना के भी दे सकता हूँ, क्योंकि जो गेमिंग इंजन्स होते हैं या जो वेबसाइट इंजन्स होते हैं वो इस इमेज को डायरेक्ट उठा लेते हैं, ये पूरा एक शीट उठा लेंगे और अपने आप इसका डिवाइड, बिल्कुल, प्ले करना चालू कर देंगे। तो इसलिए क्या, पूरी एक शीट बना के दे दी जाती है। अगर आप शीट्स देखेंगे तो ऐसी कुछ नज़र आएंगी। जस्ट लेट मी जस्ट ऐड, जो UI शीट्स होती हैं वो ऐसी शीट्स बनती हैं, ये आइकॉन्स जैसे बनते हैं, ये ग्राफिक आइकॉन हमारे कोरल से भी बन सकते हैं, उससे भी बन सकते हैं, बट ये जो UI शीट्स होती हैं इस तरीके की बनती हैं। ये PNG फॉर्मेट में इसके अंदर डली हुई है, क्योंकि हम बाहर दे देंगे तो वो तो बिक जाएगी, तुरंत चली जाएगी, लेकिन ऐसा ग्रे में ज़्यादा वाटर मार्क में डाल के दिया हुआ है। लेकिन ये ऐसे ही ग्रिड एक्यूरेटली प्लेस्ड है, तो जब सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो आपको इंडिविजुअली नहीं डालना होता है, ये पूरी शीट एक बार में चली जाती है, और वो उसको आप कोड कर सकते हो वहाँ पे कि मेरे को ये इस समय पे ये वाला आइकॉन चाहिए या इस समय पे ये नंबर का आइकॉन चाहिए, तो आप आसानी से, मतलब एक ही शीट से आप पूरा इन्वायरमेंट का UI तैयार कर सकते हैं। तो ये शीट्स जो हैं ये मार्केट में बिकती भी हैं, आप बेच भी सकते हैं उसे जी, ये $2 की है। तो ये क्या बोलते हैं, आप आसानी से is.io करके साइट होती है, वहाँ पे जाके उसको सेल आउट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं मार्केट में जहाँ पे आप इसको सेल आउट कर सकते हैं, बस बनाना होता है। ये गेमिंग GUIs होते हैं, सिंपल ग्रिड में ही प्लेस करने होते हैं, और घर वो फिर गेम का इंजन जो है वो उठा के डिवाइड कर लेता है उसको। तो एनिमेशन अगर आप देते हैं तो एनिमेशन, लाइट एंड वो सारा चीज़ भी चलता है, तो आप वो भी दे सकते हैं। तो जनरली गेम्स हो गए, मोबाइल्स के लिए अगर कुछ बनाते हैं तो उसके लिए बटन्स हो जाती हैं, प्ले, पॉज, या थीम आती हैं, जो मोबाइल पे थीम आती हैं, ये सारी थीम्स बनती है और बिकती है। इसमें एवरेज साइज़ जो होता है, जैसे मैंने यहाँ 100 x 100 का दिया हुआ है, ये एवरेज साइज़ तो नहीं है, लेकिन एवरेज साइज़ जो है वो आप दे सकते हैं 256 x 256 का। उसमें क्या होता है, क्लैरिटी बहुत अच्छी आती है। ये थोड़ा पुराना एसेट है, इसलिए उस समय मैंने 100 x 100 दिया था, लेकिन अब क्या है, जितने भी सॉफ्टवेयर और फ़ोन है ये हाई रेजोल्यूशन प्ले करते हैं, तो आप उसको दिखा सकते हैं, ठीक।
सो यही था हमारा थोड़ा बहुत ज्ञान जो हमारे इसके लिए था। बाकी अब आपके पास है, आप जैसा उसको यूज़ करना चाहें यूज़ करें, राइट। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।